सलाम, नमस्ते एंड आदाब। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ मेहदी सर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 11th एंट्रेंस एमयू और नीट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं जटिल स्थायित्व, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू जो कहलाते हैं हमारे यहाँ। वेस्कुलर बंडल जो कहता है, वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है हमारे यहाँ पे संवहन ऊतक जिसे कहते हैं। तो उसकी डिटेल आज आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत मोहब्बत से पढ़ते रहिएगा। लेकिन मेरी हर उस मेंबर से गुजारिश है, इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स ज़रूर करें। मैंने कहा है हर बार के आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमें बूस्ट करते हैं। तो प्यारे प्यारे से कमेंट्स, मुस्कुराकर बहुत अच्छे कमेंट्स करते रहिए और हम आपको इसी तरह से आपको प्यारी प्यारी सी वीडियो भेजते रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जटिल स्थायी ऊतक। स्पेशल वैसे तो मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी वालों की बहुत डिमांड आ रही थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि सर आप हिंदी में बनाया करें, तो इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ, उसका नाम है जटिल स्थायित्व, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो होते क्या हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसमें कौन कौन से टिश्यू जो होते हैं यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इस टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं उसका नाम है जटिल स्थायित्व। तो देखते हैं आखिर इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे जटिल स्थायित्व हम शुरू करते हैं। तो ये बहुत कॉमन से छोटे छोटे सेंटेंस है। मैं स्क्रीन, जैसे मैंने हर बार कहा कि मैं स्क्रीन पर इसलिए लिखता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाएं। ये नीट तक हिंदी मीडियम वालों के लिए आगे तक काम आएंगे, याद रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को बहुत बारीकी से देखेंगे और नीट तक काम आएगा। तो इसका मैं हटता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखेंगे इसमें यहाँ पर एक एक सेंटेंस बहुत कीमती है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे नीट निकालना चाहते हैं उनका ख्वाब होता है। तो ख्वाब कैसे पूरा होगा? ऐसे पूरा होगा कि आपको बार बार इसको पढ़िएगा, एक एक सेंटेंस से एक एक क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ट्रिक्स दी जाती हैं आपको यहाँ पर। ट्रिक्स का मतलब होता है कि कैसे क्वेश्चन निकल आता है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस ये पूछ लिया जाए कि यहाँ जो पहला सेंटेंस लिखा है ये एक संवहन ऊतक होता है। अब इसको पूछ लें संवहन ऊतक का मतलब क्या होता है। संवहन ऊतक का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि संवहन ऊतक होते कितने प्रकार के हैं। तो बाबू ना जाने क्या क्वेश्चन पूछ ले, या देख लिए, मान लिया कोई भी देख लेते हैं। इन ऊतकों को संवहन ऊतक कहते हैं। इसके अलावा ये साधारण ऊतकों की अपेक्षा एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है। ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि हमारे जितने भी तरह के टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उन ऊतकों का निर्माण एक कोशिका से होता है। लेकिन एक ऐसा ये ऊतक है स्पेशल संवहन ऊतक जो एक प्रकार की कोशिका से नहीं बनता। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा कोशिकाएं, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एक तरह की कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा, बल्कि चार चार कोशिकाओं द्वारा इस ऊतक का निर्माण होता है। तो स्पेशल प्रकार का होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा ऊतक है जो एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा बन होता है। तो उसका नाम आपको याद रखना है कि जटिल स्थायी ऊतक होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दो शामिल होते हैं। अब जाइलम फ्लोएम की डिटेल क्या है तो जाइलम में शुरू करूंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं आखिर जटिल स्थायी ऊतक होता क्या है। बेहतरीन तरीके से एक एक अल्फाज को देखेगा। तो यहाँ जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ, तो देखिए आज भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ये ऊतक साधारण ऊतकों की अपेक्षा एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है। बिल्कुल सही है। तो याद रखेगा ये ऊतक स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हमारे यहाँ क्या करता है, ये खाद्य पदार्थ, जल तथा खनिज लवण इन सबका स्थानांतरण करता है। इस स्थानांतरण से मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी कि एक यानी कि जो भाग है जड़ के जरिए। जैसे जाइलम का एग्जांपल ले लेते हैं कि जड़ ने जल का अवशोषण किया, जल को एब्जॉर्ब किया। अवशोषण के बाद में क्या वो नीचे से लेकर और ऊपर को भेजता है। तो इस जाइलम का एक काम हो जाता है। अब फ्लेम का भी काम ऐसा है, लेकिन मैं अभी पहले एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, इससे पहले देखते हैं जटिल होते क्या है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इन ऊतकों को संवहन ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। ये वो ऊतक होता है जिसको स्पेशली भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक है जिसको संवहन ऊतक कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल दे देगा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, यानी कि सह कोशिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, दारू, फ्लोएम, यानी कि एक एक चीज ना जाने क्या पूछ लेगा आपसे। एक एक करके आपको बहुत बारीक बारीक तरीके से इसको समझना है बेटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, ये ऊतक जल, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन का पादपों के भिन्न भागों में स्थानांतरण करता है। देखो आप जानते हैं ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी छोटी चीज़ें बताऊंगा आपको कि इस ऊतक का यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का काम क्या है। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन आते हैं, 10-15 ऑप्शन नहीं आते। 4 ऑप्शन में से आपको एक एक ऑप्शन का देखना है। इससे पहले पूछ लेता है कि ये काम क्या करता है जटिल स्थायी ऊतक। तो उसमें दे रखा है इसमें खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं उन सबका, यानी कि स्पेशल जो जल में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं उनका स्थानांतरण करेगा, पहली बात, ठीक है।
दूसरा जल का स्थानांतरण, खनिज लवण का स्थानांतरण, जल का स्थानांतरण और तथा भोजन का स्थानांतरण। अब ये कौन कौन करेगा वो अभी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा जटिल तरीके से एकदम नहीं करना चाह रहा मैं आपको, थोड़ा सा एक ये समझ लीजिएगा कि मैं आपको उलझा नहीं चाह रहा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक चीज़ क्लियर करूंगा, फिंगर पाएगी कि एक जो 4 प्रकार की कोशिकाएं, मान लीजिए जाइलम में दारू जिसे हम कहते हैं, दारू ये वाली नहीं, दारू हमारे यहाँ पर जो कहा जाता है वो जाइलम को बोला जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे, थोड़ा हिंदी मीडियम के अल्फाज है ना, हिंदी मीडियम के लिए बड़ा टिपिकल होता है, लेकिन बेटा आपको मैं बता दूँ यहाँ पे लिखा हुआ है दारू, दारू मीन्स जाइलम होता है जनरली, लेकिन हमें बताना है दारू का मतलब ये वाला नहीं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, दारू का मतलब जाइलम है पढ़ाई लिखाई के अंदर, वो भी बॉटनी के अंदर, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल, ठीक है। खैर ये होता क्या है, जल खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना जब भी बनेगा, और हाँ तो मैं बताता जल का स्थानांतरण करेगा, लवण का स्थानांतरण करेगा और भोजन का स्थानांतरण करता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है जड़ में नहीं होती, कहाँ होती है, हमेशा पत्तियों में होगी, और हरा भाग जो भी होगा, चाहे वो तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे कुछ भी हो, इन दो के अलावा होता नहीं है हरा, या तो तन होगा या पत्ती होती है। फूल हरे रंग का होता नहीं है, ठीक है, तो हमेशा जो फूल होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं, यानी हरे रंग के कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भी भोजन बनेगा उसका भी संतरण करता है, कौन सा होता है, जटिल स्थायी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट भिन्न वायु संतरण करता है, इसके अंतर्गत 2 ऊतक सम्मिलित होते हैं, नंबर 1 दारू, दूसरा अधोवाही। दारू मीन्स जाइलम, अधोवाही मीन्स फ्लोएम, फ्लोएम मीन्स अधोवाही और जाइलम मीन्स दारू। तो दारू हो जाएगा, अधोवाही 2 प्रकार के ऊतक होते हैं जो खास उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, 2 तरह के होते हैं, किसमें, जटिल स्थायी स्तूप के अंदर। तो हम पहला पार्ट लेते हैं दारू यानी कि जाइलम। जाइलम क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या है, कितने प्रकार कोशिकाओं द्वारा बना होता है, सब कार्य क्या, तो देखते हैं बेटा, ठीक है। तो देखेंगे ये एक समान ऊतक होता है, सबसे पहला पॉइंट बहुत ईजी, ये एक समान ऊतक होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कहना चाहता है कि ये जल वगैरह का स्थानांतरण करेगा। देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है, ये मुख्य रूप से जल तथा जल में घुलित खनिज लवणों का एक स्थान दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है। जल में घुलित खनिज लवण, खनिज पदार्थ जिन्हें कहते हैं, तो क्या करता है कि जितना भी अवशोषण करता है, आप जानते हैं जब पानी लेता है ना पादप यानी प्लांट्स, वो हमेशा रूट्स के जरिए यानी कि जड़ के जरिए अवशोषित करते हैं। कभी आप पत्तों पर पानी डालिएगा, जब पत्तों पर पानी डालेंगे ना बेटा तो पत्ते अवशोषण नहीं करते, पत्ते तो बल्कि जल के अधिक मात्रा को स्थानांतरित करते हैं वाष्पोत्सर्जन के जरिए, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं अवशोषण कहाँ से होता है, जल के द्वारा, तो जड़ों के द्वारा। तो जड़ जब उसको ले लेती है पानी को तो नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित करती है, तो उसमें घुलित अवस्था में वो भी होते हैं हमारे यहाँ पर खनिज लवण होते हैं, उसका स्थानांतरण करती है, ठीक है। ये केवल एक दिशा में जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण करते हैं, एक कुछ नहीं बहता है। जाइलम फ्लोएम का काम कि जाइलम काम करता है केवल एक दिशा में काम करेगा, नीचे से लेकर सिर्फ ऊपर को भेजता है, इसे कहते हैं वन फ्लो डायरेक्शन। लेकिन फ्लेम इसका उल्टा होता है, वो बोथ डायरेक्शन करेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्यों करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 4 प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है, कौन सा ऊतक, दारू या जाइलम ऊतक जो होता है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला लिखा है देखो वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा दारू मृदूतक और दारू काष्ठ रेशे। ये 4 बार बार पढ़िएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, इसमें मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा इसलिए कि हिंदी मीडियम के बच्चों की डिमांड बहुत आ रही थी, इसलिए बस मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ जो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह 1 आध दिन में, ठीक है, हो सकता है आज या कल में हो जाए। तो दारू मृदुतक और जाइलम, इसे कहते हैं हम दारू मृदुतक को जाइलम पैरेन्काइमा, वाहिनिकाओं को कहते हैं हम ट्रैकिड्स, वाहिकाओं को कहते हैं वैसिस, दारू मृदुतक को तो कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और दारू काष्ठ रेशे जाइलम फाइबर्स कहलाते हैं। इन 4 कोशिकाओं के अंदर 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का मैंने कहा सोचिएगा बेटा कि पहला क्वेश्चन वाहिनिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि जाइलम के अंदर, दारू के अंदर, वो जीवित होती है निर्जीव होती है, सबसे पहले हमें पता लगाना है। तो मैंने उसका आगे लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, निर्जीव लिखा हुआ है। तो ये निर्जीव जो लिखा है वो क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है निर्जीव, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए कि ये जो निर्जीव लिखा है यहाँ पर, ये इसलिए लिखा है कि ये वाली कोशिकाएं जो होती हैं, चाहे वाहिनिकाएं चाहे वाहिकाएं, ये हमेशा निर्जीव होती हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बना है। फिर ऑप्शन क्या करेगा, इन 4 कोशिकाओं में से कौन सी निर्जीव है, तो आपको पता लग गया कौन सी है, वाहिनिकाएं भी होती हैं, वाहिकाएं भी होती हैं और दारू काष्ठ रेशे भी होते हैं। यहाँ पर लिखा ये नहीं है, मैंने जगह नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वाहिनिकाएं क्या काम करेंगे वो आगे बताने वाला हूँ, वो यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर होगा बाद में, ठीक है। दूसरा वाहिकाएं, ये भी हमारे यहाँ जो वैसिस जिन्हें कहते हैं ये भी निर्जीव होती है। अल्फाजों को देख कर रखना है। अगर आप देखो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो एक बॉल पेन और पेंसिल ज़रूर ले लें, बॉल पेन और यानी कि पेंसिल और या क्या कहते हैं पेज या कॉपी लेकर बैठा करें, और जो लगे जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ तो आप उसको पॉइंट आउट कर लिया करें बेटा, क्योंकि आपका बहुत ज़रूरी है ये आप पॉइंट आउट करना कि आप क्या पढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आता, ठीक है, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है जी।
तो वाहिनिकाएं पहली हो गई, दूसरी वाहिकाएं हो जाएंगी। वाहिनिकाओं को हम कहते हैं ट्रैकिड्स, वाहिकाएं को कहते हैं वैसेस, दारू मृदुता को कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा और दारू कास्टेशियो को हम कहते हैं जाइलम फाइबर्स। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं। अब इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि नीचे वाली जो हमारी जाइलम पेरेन्काइमा ये दारू मृदुतक ऊतक जिसे कहते हैं वो जीवित है निर्जीवित है। तो याद रखना, पहले वाली वीडियो में बताया था, जहां जहां पेरेन्काइमा ऊतक नाम आएगा, जहां भी पेरेन्काइमा ऊतक आएगा वहां हमेशा आपको याद रखना है कि वो हमेशा जीवित कोशिकाएं होती हैं, जहां भी आएगा। और एक जिसका ख्याल रखेगा कि जहां भी हमारा क्या आएगा, जाइलम फाइबर्स लिखा हुआ आएगा, जहां भी फाइबर्स लिखा हुआ आता है वो हमेशा याद रखना वो निर्जीव होते हैं सारे के सारे फाइबर्स। ये पॉइंट याद रखने को होते हैं, एक बार नहीं 1000 बार बोल जाएगा, 1000 बार आपको याद रखना है। एक बार पढ़ लीजिए, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ख्याल रखना है कि जहाँ भी फाइबर्स आएगा नॉल भी होंगे, जहाँ पेरेन्काइमा हो जहाँ भी आ जाए, चाहे फ्लोएम पेरेन्काइमा हो, चाहे जाइलम फाइलम पेरेन्काइमा हो, चाहे पेरेन्काइमा नाम ही हो खाली, तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि आपको याद ये रखना है कि जितना भी पेरेन्काइमा नाम आएगा हमेशा कोशिकाएं जीवित ही होंगी, निर्जीव नहीं हो सकती, कभी भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग दारू कास्टेशिया भी कैसे होती है, बीट निर्जीव होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। फाइबर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो हमारा है पहला वाहिनिकाएं ट्रैकिड जिन्हें कहते हैं, इसकी डिटेल क्या है, जो पहले वाला होता है उसकी डिटेल, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये जाइलम की आधारभूत कोशिकाएं होती हैं, आधारभूत मतलब बेस बनाती है सबसे पहला, ये कौन सा, वाहिनिकाएं, जो हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये लंबी अधिक होती हैं तथा चौड़ाई इनकी कम होती है, जैसे डायग्राम में देखा हुआ है, चौड़ाई कम है, लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम, इसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, और चौड़ाई देखेंगे तो बहुत कम है, लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम। इनके सिरे नुकीले होते हैं, आप देखेंगे यहाँ भी सिरा नुकीला है, यहाँ पे नुकीला है। तो ये जो होती हैं कोशिकाएं, ये आपको अजीब सा लग रहा होगा बेटा, लेकिन इसमें कोशिकाएं ऐसी होती हैं। मैं डायग्राम और भी दिखा सकता हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स कराना है, ठीक है। लेकिन एक एक स्पेशल पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनकी कोशिकाओं का सिर कैसा होता है, ऊपर से पतला, नीचे से पतला, बीच में से चौड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि इनके नुकीले होंगे सर बेटा, टेपरिंग एंड कहलाता है, इनका इंग्लिश में कहते हैं टेपरिंग एंड कहलाता है, ठीक है। फिर देते हैं परिपक्व होने पर जीवद्रव्य अनुपस्थित। परिपक्व मीन्स मैच्योर, जब ये कोशिकाएं परिपक्व होती हैं यानी मैच्योर होती हैं, जवान होती हैं, इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म में होता है, उसमें अनुपस्थित हो जाता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं होता वो हर कोशिका निर्जीव कहलाती है। जिस कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं होता, जीव द्रव्य का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म, जिस भी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, जीव द्रव्य नहीं होगा, हमेशा कोशिका याद रखना वो यानी कि नॉन लिविंग हो जाती है, निर्जीव हो जाती है। तो ये सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, निर्जीव होती हैं, बता चुका हूँ। अब एक अल्फाज आपके ज़हन में आ रहा होगा, सर ये जीव द्रव्य क्या होता है। तो बेटा जीव द्रव्य का मतलब 2 चीज़ें शामिल होती हैं इसके अंदर, एक होता है हमारा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और दूसरा होता है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव, सॉरी कोशिका द्रव। जब केंद्रक और साइटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिल जाते हैं, यानी कि केंद्रक मिल जाएगा और कोशिका द्रव मिल जाएगा, तब जाकर जीव द्रव का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो इस चीज़ को बार बार आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे जो ये जीव द्रव होते क्या क्या हैं। तो थोड़ा सा अब ये है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ख्याल रखिएगा। तो मैं बता रहा था आपको बेटा कि ये जो हमारी होती हैं वाहिनिकाएं, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है क्योंकि लिग्निन पदार्थ एकत्र हो जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि लिग्निन पदार्थ आखिर होता क्या है, तो लिग्निन की पहचान कैसे करेंगे। तो माय डियर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और क्योंकि आपको इसके नोट्स बनाने हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे लिग्निन पदार्थ होता है, लिग्निन पदार्थ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो लिग्निन पदार्थ आखिर होता क्या है, तो लिग्निन की पहचान पहले सबसे पहले क्या करना होता क्या है। लिग्निन एक ऐसा पदार्थ होता है जो निर्जीव पदार्थ है। सबसे पहली बात, लिग्निन एक निर्जीव पदार्थ होता है जो काम करता है हर पादप ऊतक के अंदर, यानी कि जो भी पादपों के अंदर, कि वो सीमेंट की तरह कठोर बनाता है। क्या करेगा, सीमेंट की तरह कठोर बनाना उसका मेन काम होता है। किसका काम है, हमारे लिग्निन का। जब ये कोशिका भित्ति में एकत्र हो जाता है लिग्निन पदार्थ, तो कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और निर्जीव हो जाता है वो कोशिका जिसके अंदर लिग्निन पदार्थ हो जाता है एकत्र। और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं लिग्निफाइड सेल्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा होगा, उन सेल्स को लिग्निफाइड सेल्स कहते हैं। बेटा याद रखना, लिग्निफाइड कोशिकाएं कहते हैं जिसमें लिग्निन पदार्थ एकत्र हो जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसकी भित्ति क्यों मोटी होती है, क्योंकि लिग्निन पदार्थ एकत्र हो जाता है। किसका, वाहिनिकाओं का, यानी कि ट्रैकिड्स का, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनकी भित्ति कठोर या दृढ़ होती है। जब लिग्निन पदार्थ आएगा तो अपना आप ही आपको आइडिया लग जाएगा, जब पदार्थ इसमें आ चुका है, सीमेंट की तरह काम है इसका, तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी कोशिका दृढ़ हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर बेटा, इसके अनुप्रस्थ काट देते हैं तो इसके अंदर जो कोशिका होती है कोणीय होती है, एंगुलर होता है। कहीं पर कुछ जगह गोल मिलती है, कुछ में एंगल बने हुए होते हैं। एंगल का मतलब है हेक्सागोनल भी हो सकती हैं या और भी शेप हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर बेटा, इन सेल्स में अनेक गर्त यानी पिट्स छिद्र पाए जाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर क्या वजह है कि इसके अंदर, इनके अंदर जैसे यहाँ नजर आ रहे हैं आपको ये छिद्र हैं, ये छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं बेटा इस कोशिका के इसके अंदर। ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, ये वैसे वाहिकाएं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूँ कि इनके अंदर क्या होगा। जनरली इसके अंदर छोटे छोटे गिरथ पाते हैं। गिरथ का मतलब पोर्स, पोर्स का मतलब छिद्र, छिद्र का मतलब सुराख। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिका यानी कोशिकाओं के अंदर छिद्र पाते हैं, उनको क्या होगा देखेंगे। इन छिद्र का संबंध अनेक जीवित तथा मृत कोशिकाओं से होता है। ये हमारे यहाँ जो बनी हुई ये वाली इस तरह की, ठीक है, ये जो बनी हुई है ये, और इससे पहले वाली जो लंबी सी बनाई थी मैंने, दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा शेप का है। मैंने आपको दिखा दूँ आपको थोड़ा सा कि जो पहले वाली कोशिकाएं थी वो कैसी थी, वो इस तरह की थी बड़ा, उनके सिरे नुकीले थे, ठीक है, वो इस तरह से नजर आती थी। लेकिन क्या है उसमें भी ऐसे छिद्र पाए जाते थे, ध्यान में रखना। ये छिद्र होते थे उसके अंदर वाहिनिकाओं के अंदर, लेकिन वाहिकाओं के अंदर और ज़्यादा छिद्र पाए जाते हैं। वो भी छिद्र उसमें भी होते थे, लेकिन इसका शेप चेंज होता है। इसका व्यास यानी कि जो अंदर का है, गुहा कहते हैं, गुहा मीन्स खोखला एरिया, इसका जो व्यास होता है पतला होता है, जबकि इसका व्यास थोड़ा बड़ा हो जाता है। कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाहिनिका है, ये वाहिका है, वो ये ट्रैकिड्स है, ये वाली कौन सी, ये वाली, और ये यानी कि ये वेसिस कहलाती हैं। दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर ये सुराख। हाँ, मैं बताता हूँ ये सुराख क्यों होते हैं। इन सुराख का काम होता है कि एक दूसरे को जोड़ना। जैसे हमारे एक पाइप है, मान लीजिएगा पाइप है, उसके अंदर आप सुराख कर दीजिए, क्या होगा, पानी यहाँ भी गिरेगा, बहुत लंबा पाइप हो गया। तो पाइप हमने क्या किया, हमने ये पाइप है, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, बहुत से सुराख कर दिए। जहाँ जो सुराख हो, पानी का बहाव किधर है, पानी का बहाव किधर जा रहा है बेटा, वो जा रहा है इधर की तरफ। तो जब जब बहाव होगा और प्रेशर तेज है, तो आप जानते हैं जहाँ छिद्र होता है वहाँ से पानी इधर उधर सब जगह बहना शुरू हो जाता है बेटा, ठीक है, चारों तरफ। तो जैसे ही ये होती है हमारी कोशिकाएं, जब पानी अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित करने के बाद में जब इसमें बहाव बनता है अंदर की तरफ, पानी बहेगा ऊपर को, तो छिद्रों के जरिए आसपास की कोशिकाओं को भी पानी प्रदान कर देती है, जिससे उन कोशिकाओं को भी जल ग्रहण हो जाए, पोषक पदार्थ ग्रहण हो जाए। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ओके। और ख़ास वो सब इसका एक आता है, इसका कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये बहुत नीट के अंदर ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी यानी कि इनका काम क्या है, ट्रैकिड्स यानी कि वेसिस का काम क्या है, ट्रैकिड्स का काम क्या है, वाहिनिकाओं का काम क्या है, वाहिकाओं का काम क्या है। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जनरली बेटा कि इनका ये वाहिनिका यानी कि ट्रैकिड्स का काम क्या होता है। तो ट्रैकिड्स का काम मतलब मुख्य रूप से जल के संवहन के लिए अनुकूलित होना, मुख्य रूप से जल का अवशोषण करेंगी ये, यानी कि ग्रहण करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाती हैं। दूसरा, दृढ़ता भी प्रदान करना, इसके अंदर लिग्निन आ जाएगा। जहाँ ध्यान में रखना, जहाँ जहाँ भी लिग्निन पदार्थ आएगा ये आपको खास उसे याद रखना है। मैं बार बार इसको क्लिक कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी कोशिकाओं के अंदर क्या आएगा, लिग्निन पदार्थ आ जाएगा, वहाँ वहाँ कोशिकाएं अपना दृढ़ हो जाएंगी, कठोर हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। तो क्या करेगा उसको बेटा, ये मजबूती भी प्रदान करना, कठोरता प्रदान करना। क्योंकि मैंने कहा था लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है जो सीमेंट की तरह काम करता है। जो सीमेंट की तरह काम करेगा तो बेटा क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो काम होता है वो सीमेंट का दीवारों को कठोर बनाता है। सेम इसी तरह से हमारे इस लिग्निन की वजह से क्या होगा बेटा, इतने सारे मैंने इंडिकेट किए थे, ठीक है, याद रखना। इसकी वजह से हमारी इसकी कठोरता भी प्रदान करेगा कौन, ट्रैकिड्स यानी कि वाहिनिकाएं। अब हम दूसरा शो करें, डायग्राम देख लीजिए बेटा, ये डायग्राम है किसका, वाहिनिकाओं का। ये वाला था वाहिनिकाओं का। अब मैं जो शो कर रहा हूँ ये डायग्राम है दूसरा, कौन सा, वाहिकाएं। जो डायग्राम बनाया वाला, ये डायग्राम किसका बेटा, ये वाला, ये तो वाहिनिकाएं थी, इसका मैंने बाद में बनाया, तो अब इससे देख लेते हैं वाहिकाएं क्या होती हैं। दूसरा हमारा जाइलम के अंदर आएगा। वाहिकाएं रचना तथा कार्य में वाहिनिकाओं के समान होती है। यानी कि अगर रचना देखी जाए थोड़ी सी, क्योंकि वो भी लंबी थी ये भी लंबी है, लेकिन इनका व्यास थोड़ा पतला है, इनका व्यास थोड़ा चौड़ा हो रहा है समान ही। इसमें भी छिद्र पाए जाते हैं, इसके अंदर भी छिद्र पाए जाते हैं, तो समान हो जाएगी। कार्य तथा रचना में एक समान होती है। कौन सी, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों, ठीक है। ये लंबी नलिकाएं जो बहुत सी लंबी कोशिकाओं के सिरे पर जुड़ी जाती हैं, और यहाँ से निशान दिख रहे हैं, ये निशान क्या होते हैं, एक दूसरे जुड़ जाती है। यहाँ से खोखला एरिया है इसका, लेकिन यहाँ पे क्या है, छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। तो ऊपर से यहाँ से एक दूसरे आएगी, उससे जुड़ जाएगी, नीचे वाली आएगी, उससे जुड़ जाएगी। और कहते हैं नलिका के समान नीचे से लेकर ऊपर तक ये बेटा फैली होते हैं पूरे। अगर 100 फीट लंबाई है ना पादप की, तो 100 फीट तक फैली होती हैं। और जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, वो पानी को आसपास की कोशिकाओं को प्रदान करता रहता है। उसके लिए देखेंगे अब आगे, इसमें बहुत से छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र बता दिया मैंने, ठीक है। इनका व्यास कोशिका यानी कि चौड़ा होता है। इनका व्यास इनकी तुलना में हमेशा चौड़ा होगा। डायग्राम से भी मेंशन कर दिया है, ज़्यादा जरूरत नहीं बताने की, ठीक है। नेक्स्ट, भित्ति लिग्निफाइड होती है। मैंने बताया था कि जैसे इसके अंदर वाहिनिकाओं के अंदर लिग्निन आ जाता है, सेम इसी तरह के अंदर इसमें भी लिग्निन आ जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, यहाँ भी कोशिकाएं मृत होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। ऐसे इसमें निर्जीव होती हैं। लिग्निन पदार्थ जल के लिए पारगम होता है, सॉरी अपारगम में होता है, अपारगम में, सॉरी पारगम में नहीं है बेटा, ये अपारगम में हो जाएगा, ठीक है। इम्परमिएबल होता है।
क्योंकि लिग्निन एक सीमेंट की तरह काम होता है कि अगर हम सीमेंट की दीवार पर कुछ लेप करते हैं सीमेंट का तो पानी पार नहीं हो सकता कभी, बिल्कुल सेम। तो ये थोड़ा सा बेटा इसको सही कर लिएगा, ये अपारगम्य होता है, मैंने पारगम्य लिख दिया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो अपारगम्य, इम्परमिबल टू वाटर। तो ये जब जहाँ लिग्निन आएगा वहाँ पर क्या होगा बेटा कि लिग्निन पदार्थ जहाँ होगा जल वहाँ से पार नहीं हो सकता, जैसे सीमेंट की तरह काम करती है, बिल्कुल सेम टू सेम काम करेगा। अब इसका भी काम देते हैं किसका, वही काओं का। वैसे इसका काम क्या होता है देख लेंगे। जल तथा खनिज लवण के लिए संवहन करना, जल तथा जैसे ऊपर वाला काम करा था वो भी सेम टू सेम काम ये करनी, ठीक है। और यांत्रिक शक्ति पर वार करना, इसका मतलब है लचीलापन एक तरह से, कठोरता के साथ में क्या होगा, लचीलापन भी बेटा एकत्र कर लेती है। तो हमें ये ख्याल रखना है कि इन कोशिकाओं के अंदर जो होता है हमेशा जहन में रखना बेटा कि इनका शेप कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है, जहन में रखना है, ओके। अब इसमें बेटा हम तीसरे प्रकार की बता रहे हैं, तीसरे प्रकार की दारू मृदुतक। इसका बेटा वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखेंगे इसमें हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका नोट्स बनाने के लिए, जैसा हर बार होता है, ओके। तो हम देखेंगे इसमें बेटा जी ये जाइलम पेरेन्काइमा, जिन्हें दारू मृदुतक ऊतक कहते हैं, दारू मृदुतक ऊतक होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। हिंदी इंग्लिश दोनों को आपको याद करना चाहिए, क्योंकि बेटा आपका अगर अल्लाह करे एडमिशन नाम आ जाए, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे आपका नाम आ जाए, तो वहाँ पर बेटा हिंदी में नहीं होता कहीं भी, सारी बुक्स आपको इंग्लिश में पढ़नी है। तो थोड़ा सा तैयारी आप इंग्लिश भी क्या करें, बाकी आपकी मर्जी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, ज़्यादातर मैंने इस बार इन वीडियोज़ में मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ी सी अंग्रेजी से लिख रहा हूँ कि आपका ही प्रॉफिट है, मेरा नहीं है, मेरा ही फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका सारा फ़ायदा है बेटा। आप इंग्लिश भी थोड़ी सी पढ़ा कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो रचना में इनका आप जानते हैं, जहाँ जहाँ भी पेरेन्काइमा ऊतक पढ़ाया था मैंने, कहा था उससे सारी कोशिकाएं कैसे होती हैं हमारी बेटा, वो जीवित होती हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। और रचना में एक समान भी होती है। जब इनकी रचना एक समान होती है तो उसे कहते हैं आइसोडायमेट्रिक। लेकिन कभी कभी कुछ जगह पाया गया है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं कभी कभी लंबी भी पाई जा सकती हैं, कभी कभी वो रेयर केसेस होते हैं। नहीं देते हैं इसके अंदर बेटा, कोशिका भित्ति पतली होती है इनकी, तो जब कोशिका भित्ति पतली होती है मैंने कहा था विभाजन क्षमता हमेशा पाई जाएगी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, जीव द्रव्य उपस्थित, इनमें जो जीव द्रव्य पाया जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने हर बार बोला है, जहाँ जहाँ भी हमारा इसके अंदर क्या होगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म होता है, वहाँ वहाँ हमेशा याद रखना कि हमारे यहाँ वो कोशिका सारी जीवित पाई गई। एक एक कोशिका को देख लीजिए आप, बहुत मोहब्बत से देखिएगा। देखो अगर आप नेगेटिव थिंकिंग लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो पॉजिटिव में बैठें। अल्फाज बड़े प्यारे हैं आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। तो जहन में रखना है कि हमें कि ये जो जीव द्रव होता है उसमें केंद्रक भी होगा, कोशिका द्रव भी होगा। जब केंद्रक और कोशिका द्रव हो जाता है तब उसको हम कहते हैं जीव द्रव, जहन में रखना। जब जीव द्रव क्या होता है, जब केंद्रक उसमें होगा कोशिकाओं में और साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव भी होगा, तब जाकर हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहते हैं, उसमें उपस्थित होता है, क्योंकि सारी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जल के संवहन में भी सहायता कुछ जगह पाया जाता है, जनरली वैसे पेरेन्काइमा का काम होता है कि खाद्य पदार्थ को संचित करता है, लेकिन कुछ जगह पर पाया गया जल का भी इस संवहन करने में सहायता होता है, ठीक है। मेन इसका कार्य क्या है बेटा, भोजन का संग्रह करना, भोजन को स्टोर करना। हर कोशिका जहाँ पेरेन्काइमा होगी उसका काम आपको हमेशा याद रखना है कि भोजन को वो संचित करती हैं, स्टोर करती हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है हर कोशिकाओं को वहाँ पर वो देती रहती हैं। अब आता है लास्ट इसमें काष्ठ रेशे यानी कि जाइलम फाइबर्स। ये तो जाइलम पेरेन्काइमा, चौथे होते हैं जाइलम फाइबर्स यानी कि काष्ठ रेशे। रेशे हमेशा मैंने बोला था निर्जीव होते हैं, जहन में रखिएगा, ठीक है। तो सभी कोशिकाएं कैसे होंगी इसमें, शॉर्ट टर्म में जीवित होती हैं, निर्जीव होती हैं, ऊपर वाली सारी जीवित थी, ये सारी निर्जीव हैं। देखेंगे लिग्निन पदार्थ उपस्थित हो जाता है तो भित्ति के अंदर होगा लिग्निन पदार्थ, हमने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन कोशिकाओं को हम कहते हैं लिग्निफाइड, और जहाँ जहाँ मैंने कहा था लिग्निन आ जाता है वहाँ पर हमेशा कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसमें बेटा, इन भित्तियों पर छिद्र यानी पोर्स पाए जाते हैं, जैसे हर कोशिका में पाए जाते हैं, इसके अंदर भी बेटा पोर्स पाए जाते हैं, ध्यान में रखेगा। अब हमारे यहाँ जो होता है इसका मेन आता है, फिर इसका काम क्या था हमें देखते हैं। ये एक से ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी होती हैं, इस कारण इनको हम क्या कहते हैं, ये दृढ़ता प्रदान करती हैं। क्या देंगी, दृढ़ता यानी कि कठोरता प्रदान करती है, जिसके कारण उसको लचीलापन, कठोरता वगैरह मिल जाती है। तो आज का हमारा ये जो पार्ट था, ये संवहन ऊतक का पहला पार्ट था। संवहन ऊतक का दूसरा पार्ट जल्दी मैं पेश करूँगा, उसके लिए इंतजार कीजिएगा। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब।